एक ऐसी जगह जहां ठंड खामोशी को भी जमा देती है, जहां हवा की रफ्तार किसी तलवार से कम नहीं और जहां जिंदगी की उम्मीद बर्फ की तरह हर पल पिघलती जाती है। साल था 1915। एक शिप एंड्योरेंस 28 लोगों की उम्मीदों और हिम्मत से भरी हुई लाखों टन बर्फ के बीच कहीं कैद हो चुकी थी। उन्हें एक ही जगह पर खड़े खड़े 7 महीने गुजर चुके थे। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस बर्फ और सन्नाटा। उसी दौरान एक रात उन्हें शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और साथ ही शिप एक तरफ को झुक गई, जिसने पूरी एंड्योरेंस को एक तरफ झुका दिया, जैसे किसी अंधेरी गहराई से कोई अनजाना दानव शिप को धक्का दे रहा हो। इसके बाद जो हुआ वह उनके वहम और गुमान में भी नहीं था। अंटार्कटिका ओशन, जहां लहरें बिल्डिंग्स जितनी ऊंची, हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और पानी का तापमान इतना कम कि इंसानी जिस्म का खून जमने लगता है। इस ओशन में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा ही है। आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां इंसान ने मौत से न सिर्फ लड़ाई की, बल्कि उसे मात देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। यह है द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम, सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनकी टीम की कहानी, जिन्होंने साबित किया कि जब इरादा मजबूत हो तो बर्फ का समंदर भी रास्ता दे देता है। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्ते या महीने नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस स्टोरी के हीरो हैं सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो नामुमकिन को चैलेंज समझता थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशन किए थे। 1901 में वे अंटार्कटिका तक पहुंचने के मिशन का हिस्सा रहे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर से ही वापस हो गए। 1907 में भी उन्होंने दोबारा यह मिशन गले लगाया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले उन्हें वापस पलटना पड़ा। अब की बार 1914 में उनका प्लान न सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। वजह सिर्फ ये थी कि सर अर्नेस्ट शैकल्टन वो करना चाहते थे जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इस मिशन को नाम दिया गया इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन, क्योंकि इस मिशन की यात्रा काफी खतरनाक थी। कोई भी इस पर जाने के लिए राजी नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए पहला चैलेंज था अपने एक्सपीडिशन के लिए क्रू ढूंढना। उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखा और उसे द टाइम्स अखबार में पब्लिश करवाया। यह कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तहार नहीं था। इसके शुरुआती अल्फाज थे, मेन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। इसमें साफ लिखा था, पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना पड़ेगा, पल पल खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट ऐसे लोगों को आकर्षित करना चाहते थे जो खतरों से डरते ना हो, पर 5000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। शैकल्टन ने उनमें से सिर्फ 27 लोगों को ही चुना। 8 अगस्त 1914 एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के ब्लेमथ शहर से रवाना होकर इतिहास की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य, अटलांटिक की लहरें, ठंडी हवा और एडवेंचर का जोश। पर 18 जनवरी 1915 को किस्मत पलट गई। उनका सपना धुंधला होने लगा था। वेडल सी की बर्फ ने शिप को कस के पकड़ लिया। जितना इंजन कोशिश करता, उतनी ही बर्फ जहाज को अपने अंदर समा लेती। धीरे धीरे एंड्योरेंस पूरी तरह कैद हो गई थी। दिन बीतते गए, दिन से महीने गुजरे और उम्मीद भी टूटने लगी। लेकिन शैकल्टन ने हार नहीं मानी। वो अपने लोगों को हौसला देता रहा। वो कभी गेम्स खेलते तो कभी कहानियां सुनाता और हर शाम कहता, एक दिन बर्फ खुद टूटेगी, बस हिम्मत मत हारना। कुदरत ने फिर एक बार अपना रंग दिखाया। बर्फ की परतें एक दूसरे पर चढ़ने लगीं और दबाव इतना बढ़ा कि शिप एक तरफ से उठी। कोई समझ नहीं पाया आखिर क्या हुआ। यह व्हेल की टक्कर थी या कुछ और। जैसे तैसे रात गुजर गई, लेकिन सुबह होते ही जो दिखा, जिसकी मदद से शिप को टर्न किया जाता है, पूरी तरह टूट चुका था। एंड्योरेंस के क्रू को अब यहां फंसे हुए 7 महीने हो चुके थे और वे किसी भी इंसानी आबादी से कम 2000 किमी दूर थे। न किसी से कोई कांटेक्ट, न मदद बुलाने का रास्ता। उन्हें अगर किसी से उम्मीद थी तो वो थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन। 18 अक्टूबर 1915 इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के सपने बर्फ में धंस चुके थे। 9 महीनों से मिशन का क्रू एक ही जगह पर फंसा था। तभी एक रात अचानक प्रेशर की एक लहर आई, जिसने एंड्योरेंस को पलक झपकते ही 30 डीजी एक तरफ झुका दिया। अब शिप के लीक होने का खतरा सिर पर मंडराने लगा। कुछ जगहों पर क्रैक्स की वजह से पानी अंदर भरना भी शुरू हो गया।
सारे क्रू ने मिलकर रात भर काम किया कि किसी तरह शिप के अंदर पानी न भर पाए, पर उनके सिर पर छत का सहारा शायद यहीं तक था। 27 अक्टूबर 1915 को सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने शिप को खाली करने का आदेश दे दिया, क्योंकि जिंदगी बचाने का अब सिर्फ यही एक तरीका था। जरूरी साजो सामान बाहर निकाले गए। जानवर, खाना पानी, लाइफ बोट्स और बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर निकालकर अब पूरा क्रू बर्फ की चादर पर खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गया। पिछले कई महीनों से जिस शिप का सहारा था, वह अब उन सब के सामने बर्फ के प्रेशर तले टूटकर तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबने लगी। अब सबके जहन में एक ही सवाल था कि तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों पर आखिर कब तक इंतजार किया जाएगा। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने फैसला किया कि यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। उन्हें 550 किलोमीटर दूर पॉलेट नामी आइलैंड का पता था, जहां कभी शेल्टर और सप्लाई हुआ करती थी, पर वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स का सहारा काफी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ इतने बड़े जहाज को तोड़ सकती है, उसके लिए ये लाइफ बोट्स क्या चीज होंगी। लिहाजा फैसला हुआ इस आइलैंड तक पैदल चलकर जाने का। उन्होंने पॉलेट आइलैंड की तरफ सफर शुरू किया, जो उनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक पार्ट था। अगले 6 महीनों तक क्रू ने जानलेवा खतरों का सामना किया। वो जिस आइस शीट पर कैंप लगाते, उसमें या तो सुराख हो जाता या वो पानी के बहाव के साथ तैरने लगती। खुशकिस्मती से ये आइस शीट्स तैरकर धीरे धीरे पॉलेट आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। लिहाजा सर अर्नेस्ट ने फैसला किया कि वो इन्हीं आइस शीट्स पर तैरते तैरते पॉलेट आइलैंड तक पहुंचेंगे। लेकिन अब खाना पानी सब खत्म हो चुका था। वो तैरती हुई आइस शीट नुमा आइलैंड पर जो कुछ मिलता वही शिकार करने की कोशिश करते थे, जैसे पेंगुइन और सील्स वगैरह। फरवरी 1916 उन्हें सफर पर निकले अब 13 महीने हो चुके थे। अब हालत ये थी कि वो लोग एक वक्त में सिर्फ एक बिस्किट पर गुजारा करने लगे थे। अगले महीने तक पॉलेट आइलैंड का इंतजार करते करते हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने कुत्तों को भी मारना पड़ा। अब अगले कुछ दिनों तक गुजारे का इंतजाम हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि पॉलेट आइलैंड पर पहुंचकर कुछ सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन जिस तैरते आइलैंड पर वो सवार थे, उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वो पॉलेट आइलैंड के बजाय एलिफेंट आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। अगले कई दिनों तक समंदर में तूफानी मंजर था। टेम्परेचर 20 डिग्री तक गिर गया था। उन सब के मुंह और जुबानें इतनी सूज चुकी थीं कि कुछ निगलना भी मुश्किल था। देखते ही देखते अप्रैल 1916 आ पहुंचा। टूटी हुई बर्फ की शीट के सहारे वह किसी तरह करके एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पिछले 16 महीनों में वह पहली बार जमीन के हिस्से को छू रहे थे। आइलैंड पर उन्होंने सुकून का सांस तो लिया, लेकिन यह आइलैंड पूरी तरह बंजर था और यहां ज्यादा अरसे तक रहना पॉसिबल नहीं था, खासकर फूड सप्लाई खत्म होने के बाद। सिर्फ एक उम्मीद थी और वह थी यहां से 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने फैसला किया कि वो लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाने का यह सुसाइडल मिशन करेंगे। उन्होंने क्रू में से कुछ लोगों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए रवाना हो गए। यह रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। उन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट तक ऊंची थी। बर्फानी ठंड इतनी थी कि जिस्म का हर हिस्सा जमने लगा। इन सब मुश्किलात के साथ साथ उन्हें यह सफर बिना जीपीएस और बिना कंपास के करना था, सिर्फ तारों और सूरज की मदद से। हर दिन जी जान का जोर लगाने के बावजूद वे 80 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। 16 दिनों के बाद 10 मई 1916 को आखिरकार सर अर्नेस्ट शेकल्टन और 5 क्रू मेंबर्स साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पर यहां एक समस्या थी, वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड की गलत साइड पर पहुंचे थे। उनके सामने थे 4000 फीट ऊंचे पहाड़। अगले 26 घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वे आखिरकार दूसरी तरफ पहुंचे, जहां पर वेलिंग स्टेशन था। शेकल्टन की हालत इतनी खराब थी कि वेलिंग स्टेशन पर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। किसी को भी यकीन नहीं आया कि तकरीबन 1.5 साल पहले निकलने वाले सर अर्नेस्ट इस हालत में यहां पहुंचे हैं। 3 दिनों तक साउथ जॉर्जिया में रहने के बाद सर अर्नेस्ट वापस निकल पड़े एलिफेंट आइलैंड की तरफ, जहां वे 22 लोगों को बुरी हालत में छोड़कर निकले थे। उन्होंने आइलैंड तक पहुंचने के लिए कई नाकाम कोशिशें की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 वाले दिन उन्हें दूर से ही आइलैंड पर धुआं उठता दिखाई दिया, जो सिग्नल के लिए जलाया गया था। सर अर्नेस्ट को मालूम नहीं था कि उनके कितने लोग जिंदा बचे हैं, पर करीब आने पर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने आइलैंड के क्रू को जिंदा और सही सलामत पाया।
8 अगस्त 1914 को वे पहली बार इंग्लैंड से निकले थे। पूरे 2 साल और 22 दिनों के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को सही सलामत वापस अपने घर पहुंचा दिया। बेशक उन्होंने अपना असल मिशन कभी पूरा नहीं किया। पहले भी 2 बार उन्होंने साउथ पोल तक पहुंचने की कोशिश की थी और इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन में भी वे 120 किलोमीटर पहले ही फंस गए थे। पर उनकी इस सर्वाइवल स्टोरी ने उन्हें वो मुकाम दिलाया जो शायद उन्हें मिशन पूरा करने पर भी नहीं मिल सकता था। इस वाकये के 107 सालों के बाद साल 2022 में एंड्योरेंस को अंटार्कटिक ओशन में आखिरकार ढूंढ लिया गया। एंड्योरेंस आज भी 3000 मीटर नीचे ओशन फ्लोर पर मौजूद है, बिल्कुल परफेक्ट हालत में प्रिजर्व। यहां तक कि इस पर लिखा नाम भी सही से पढ़ा जा सकता है। हौसला और चाह हो तो हर मंजिल को पार किया जा सकता है। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। ओवर एंड आउट।